सुनिए कैसे पाकिस्तान को भारत खुली चुनौती दे रहा है कि करोगे अगर तुम गलत काम तो फिर पिटाओगे। When you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. इधर भारत ने पाकिस्तान को टाइट कर दिया है, उधर तालिबान ने भी पाकिस्तान को कायदे से समझा दिया है कि ज्यादा उछलोगे तो अच्छा नहीं होगा। नए साल पर तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान पर कंट्रोल करने की हिमाकत ना करे। तालिबान ने साफ कहा है कि वो अपने फैसले खुद लेता है, इस्लामाबाद इसमें टांग ना अड़ाए। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि जब वो सत्ता में वापस आए तो पाकिस्तान ये चाह रहा था कि तालिबान उसके मुताबिक चले। तालिबान के प्रवक्ता ने साफ कहा कि पाकिस्तान को इस तरह सपने नहीं देखने चाहिए। तालिबान ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान को हड़काया है जब अफगानिस्तान में अमेरिका के सबसे ताकतवर माने जाने वाले रीपर ड्रोन के ढेर होने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दावा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की तरफ भेजे गए अमेरिकी ड्रोन को धुआं कर दिया। इसी के साथ ये थियरी भी चल रही है कि पाकिस्तान के बेड़े में अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन नहीं और इसीलिए अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान अफगानिस्तान में खेल कर रहा है और मुंह की खा रहा है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच ये तनातनी पाकिस्तान की सेना को बहुत भारी पड़ रही है। एक तो बॉर्डर पर पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही TTP के आतंकी पाकिस्तान की सेना को लगातार फोड़ रहे हैं। तालिबान से भिड़ने के चक्कर में पाकिस्तान ने अपना बहुत नुकसान करवा लिया है। 2025 का साल पाकिस्तान के लिए सबसे घातक साल साबित हुआ। 2025 में अफगानिस्तान बॉर्डर से हुए हमले में पाकिस्तान में करीब 4000 लोग मारे गए। इसमें से 1070 लोग तो सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट में ही मारे गए। पाकिस्तान की पिटाई के पीछे सीधे सीधे तहरीके तालिबान का हाथ है, जो आए दिन पाकिस्तान में धमाके करता है। तहरीके तालिबान ने पाकिस्तान को कैसे फोड़ा है, खुद इसका वीडियो जारी किया गया। पाकिस्तान में जान माल का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही उसे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर 10,000 के करीब ट्रक फंसे हुए हैं। कराची बंदरगाह पर 11,000 से 12,000 अफगान ट्रांजिट और मध्य एशिया के कंटेनर अटके पड़े हैं। इससे दोनों देशों का व्यापार रुका हुआ है। हर दिन करोड़ों का घाटा हो रहा है। पाकिस्तान के निर्यात को झटका लग रहा है, व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान इस नुकसान को कम करने के लिए नए रास्ते और साझेदार तलाश रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई कि अब वो अपने एयरलाइंस से लेकर होटल सब कुछ बेचने पर आ गया है। खबर है कि IMF की शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की सरकार अपने होटल, बैंक, इंश्योरेंस, एनर्जी कंपनियां सब बेच रही है। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज बढ़कर $131 बिलियन पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान को रोजाना का खर्चा चलाने के लिए भी अब कर्ज लेना होगा। इधर पाकिस्तान की हालत खराब है, उधर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोककर उसे और टेंशन में डाल दिया है। जम्मू कश्मीर में एक और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई। किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर दुलहस्ती प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज को मंजूरी मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 260 मेगावाट बिजली बनेगी। इससे पहले सावलकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी इसी नदी पर बनाने की मंजूरी दी गई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया। उसके बाद से पाकिस्तान को झटके पर झटका लग रहा है। दुलहस्ती प्रोजेक्ट के फेज 2 को मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान की नींद उड़ गई। पाकिस्तान सिंधु जल समझौते की दुहाई दे रहा है, कह रहा है कि हमें कुछ नहीं बताया गया। वैसे ये वही पाकिस्तान है जो सिंधु जल समझौते के रद्द होने के बाद एक सुर में गा रहे थे कि पानी की जगह खून बहेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश को लेकर भी बहुत उछल रहा था, लेकिन नया साल आते ही बांग्लादेश में भी नया खेल होने लगा है। नरेंद्र मोदी ने ऐसी चाल चली है जिससे पाकिस्तान को भी शॉक लगा होगा। भारत से बिगड़े रिश्तों के बीच भी पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को बांग्लादेश भेज दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम मोदी का एक लेटर लेकर बांग्लादेश पहुंचे तो यूनुस सरकार टेंशन में आ गई। बांग्लादेश में बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया को श्रद्धांजलि देने गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनके बेटे तारिक रहमान से मुलाकात की, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने मोहम्मद यूनुस से कोई मुलाकात नहीं की। यानी क्लियर मैसेज चला गया कि तुम मिलने लायक भी नहीं हो।
जिस तरह से तुमने बांग्लादेश का हाल कर रखा है। तनावपूर्ण माहौल के बीच विदेश मंत्री का बांग्लादेश जाना, मोहम्मद यूनुस से न मिलना बहुत कुछ कह रहा है। और इसके साथ साथ एस जयशंकर ने बांग्लादेश में अभी के वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे बड़े चेहरे से मुलाकात करके मोहम्मद यूनुस को समझा दिया कि मुनीर के चक्कर में फंसकर कुछ नहीं कर पाओगे। बांग्लादेश में पीएम मोदी ने कैसे मुनीर के प्लान पर पानी फेरना शुरू कर दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। मोदी के ढाका मास्टर प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार है। बांग्लादेश पर मोदी जियोपॉलिटिक्स की सियासी बिसात बिछाकर बैठे हैं, जहां खेल भी उनका है, मोहरे भी उनके हैं, प्यादे भी उनके हैं और चाल भी उनकी है। बेगम खालिदा जिया के जनाजे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजकर मोदी ने कूटनीति के तीर से 2 निशाने साध लिए हैं। पहला है भारत बांग्लादेश के रिश्तों में आई तल्खी को नरम करना और दूसरा बांग्लादेश के नंबर 2 मैन को बांग्लादेश भेजकर दुनिया में संदेश देना कि भारत रिश्ते सुधारने में पहला कदम बढ़ा चुका है। बांग्लादेश से वापस आकर विदेश मंत्री ने क्लियर मैसेज भी दिया कि भारत से दूर होना उसके पड़ोसियों के अपने हित में नहीं है, क्योंकि भारत जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, अगर वो भी ऐसी ही तरक्की करना चाहते हैं तो उन्हें भारत के साथ आना ही पड़ेगा। I was there in Bangladesh just 2 days ago. I had gone to represent India at the funeral of the former Prime Minister of Bangladesh, Begum Khalida Zia. There is as I said, a good neighbor, bad neighbor, but an overall neighborhood policy. Most of our neighbors, I think, have, a realization that India's growth is today a lifting tide. That if India grows, all our neighbors will grow with us. They will have many more opportunities. I think that, in a sense, is the message which I also took to Bangladesh. यहां भारत की ओर से 2 अहम कूटनीतिक संदेश देखने को मिले। विदेश मंत्री बेगम खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के नए फेस तारिक रहमान से तो मिले, लेकिन मोहम्मद यूनुस से कोई मीटिंग, कोई मुलाकात नहीं की। एस जयशंकर के बांग्लादेश दौरे की एक और तस्वीर बेहद चर्चा में है, जब वो पाकिस्तानी स्पीकर अयाज सादिक से मिले और उनसे हैंडशेक किया। जयशंकर ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से कोई बैठक नहीं की, जो भारत बांग्लादेश संबंधों में वर्तमान तनाव की गंभीरता को दिखाता है। ये कदम खास तौर पर तब और ज्यादा अहम हो जाता है जब नेपाल के विदेश मंत्री और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने यूनुस से स्टेट गेस्ट हाउस में मुलाकात की। भारत का स्टैंड साफ है। जब से यूनुस सरकार बनी है, वो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। 300 से ज्यादा हिंदू और अल्पसंख्यक मारे गए हैं। लगातार हिंदुओं के घरों पर अटैक हो रहा है। अब यूनुस सरकार ने हिंदुओं के अधिकारों पर भी डाका डालना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश सरकार की ओर से 2026 की छुट्टियों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं को सरस्वती पूजा, बुद्ध पूर्णिमा, जन्माष्टमी, महालया की कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। इस सब के बीच जयशंकर की यूनुस से न मिलने की स्थिति एक साफ राजनीतिक संदेश के तौर पर सामने आई है, जो भारत की नाराजगी और गंभीर दृष्टिकोण को दिखाती है। दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर के पैरों तले भी जमीन खिसकी जा रही है। बांग्लादेश के लिए जो जहरीला प्लान मुनीर के दिमाग में था, वो फेल होता दिख रहा है। मोदी के ढाका प्लान की तस्वीर जब से मुल्ला मुनीर ने देखी है, वो डर से कांप रहा है। मुनीर सोच रहा है कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद चुनाव टल जाएंगे। हादी की मौत का ठीकरा भारत पर फोड़कर एंटी इंडिया सेंटिमेंट तैयार करके चुनाव को डिरेल किया जाएगा। लेकिन उस्मान हादी के भाई ने ही मुनीर और यूनुस का प्लान फेल कर दिया। हादी के भाई ने सामने आकर सीधे सीधे कह दिया कि चुनाव रोकने के लिए हादी को मरवाया गया है। और अब खुद भारत के विदेश मंत्री का बांग्लादेश जाना, वहां जाकर बीएनपी के टॉप नेताओं से मुलाकात करना, यूनुस से न मिलना और पाकिस्तानी असेंबली के स्पीकर से हाथ मिलाना, ये सब कुछ मोदी के टैक्टिकल मूव का हिस्सा है। मोदी का ढाका मास्टर प्लान तो अब खुद पाकिस्तानी ही मुनीर को समझा रहे हैं।
पर मुल्ला मुनीर आंखों में पट्टी बांध कर बैठा है। जयशंकर के हैंडशेक पर पाकिस्तान इतराने लगा है। जयशंकर से हाथ मिलाने के बाद अयाज सादिक टीवी चैनलों पर जाकर कह रहे हैं कि हम नहीं, वो आए हमसे हाथ मिलाने। लेकिन मोदी नीति पाकिस्तानियों के दिमाग से ज्यादा तेज है। ये बात पाकिस्तानी हुक्मरानों को समझ में नहीं आ रही। भारत की बांग्लादेश पॉलिसी में पाकिस्तान ना चाहते हुए भी आ ही गया है और इसकी वजह खुद मुनीर है। ये किसी से नहीं छिपा कि बांग्लादेश में आईएसआई को मोहम्मद यूनुस सरकार का साथ मिलता है। आसिम मुनीर ने चोरी छुपे बांग्लादेश में आईएसआई का ढाका सेल एक्टिव कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मुनीर का यह ढाका सेल कहीं और से नहीं बल्कि ढाका में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन से काम कर रहा है। मुनीर के इशारे पर आईएसआई ने पिछले साल नवंबर में ढाका सेल का गठन किया था। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के पीछे ढाका सेल का बड़ा रोल सामने आया है।